नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरीद में तेजी लाने और घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दी। कतर में इस्राएल के हालिया हमलों के जवाब में अरब इस्लामी देशों के नेता आज आपात बैठक करेंगे। और एशिया कप T20 क्रिकेट में दुबई में भारत ने कल रात पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को किया समर्पित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के विजयदुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 17 सितंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल माध्यम से बिहार के पूर्णिया से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। इससे क्षेत्र के मखाना उत्पादक किसानों को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज बिहार में रेल क्षेत्र के लिए भी 6,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे 4,410 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमांचल क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूती मिलेगी। श्री मोदी दानापुर से जोगबनी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जबकि सहरसा से अमृतसर के छेहरता और जोगबनी से ईरोड के बीच 2 अमृत भारत रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 2,400 मेगावाट की पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना के तहत 41,000 से अधिक लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पूर्णिया। इससे पहले कल असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहां पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को समर्थन देने के लिए सेनाओं का राजस्व बढ़ाने में तेजी लाई जाएगी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित दस्तावेज युद्ध के आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। इससे शीघ्र निर्णय लेकर सैन्य तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि दस्तावेज में व्यापार करने में सुगमता को और मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों की वस्तु और सेवाओं की खरीद इस नियमावली से विनियमित होती है। इससे पहले वर्ष 2009 में इसकी घोषणा की गई थी। सशस्त्र बलों और अन्य हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय के भीतर यह नियमावली संशोधित की जा रही है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को इस बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ते भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर आकाशवाणी प्रस्तुत कर रहा है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। सुनिए आज शाम 7:10 से 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड पर। पुनः प्रसारण 16 और 17 सितंबर की रात 11:10 से। साथ ही ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सेवा और सुशासन मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार पर्यावरण और जैव विविधता में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्यवाही में बदला गया है। हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। बाघ परियोजना और शेर परियोजना से लेकर महत्वाकांक्षी चीता परियोजना तक देश ने प्राकृतिक आवासों को मजबूत किया और उन प्रजातियों को फिर से स्थापित किया जिनके लुप्त होने का डर था। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एशियाई शेरों की जनसंख्या 891 तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीते 7 दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं, जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत की झीलें, जिन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पास अब 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को सुरक्षित रखती हैं। भूमि पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी को भावना से जोड़ते हैं। इस बीच वन आवरण धीरे धीरे बढ़ा है, जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर किसी के लिए एक हरा, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। श्री गोयल ने सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के प्रयासों की भी जानकारी दी। श्री गोयल कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया संगठन के सम्मेलन में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लालकिला के प्राचीर से दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। आज हम आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। जीएसटी परिषद ने इस महीने 3 तारीख को नए जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कर की कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाइयों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं पर कर में कटौती से अस्पतालों का खर्च कम होगा, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल उपकरणों पर कर घटने से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इलाज सस्ता होगा। दृष्टि के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया जाएगा। इस सेवा से कश्मीर के सेब और अन्य फल दिल्ली और देश के अन्य भागों तक बेहतर और जल्द पहुंचाए जा सकेंगे। दूरदर्शन आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष पूरे कर रहा है।
भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। दोहा में आज अरब इस्लामिक देशों के नेता इजराइल के कतर में हाल में किए गए हमले पर संभावित संयुक्त प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस हमले में हमास के 5 सदस्यों और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी भाग लेंगे। और बात खेलों की। भारत ने एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से भारत की सुपर 4 में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। दुबई में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 126 रनों पर सिमट गई। जवाब में भारत ने केवल 3 विकेट खोकर 25 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने 31 रनों तथा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली। मैच के बाद अपने संबोधन में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए टीम की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack and we stand with their families, also express our solidarity. Also, we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor. इससे पहले भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को हराया था। भारतीय टीम ने मेजबान यूएई को सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया था। भारत अपना अगला मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। भारत ने महिला एशिया कप का रजत पदक जीत लिया है। हांगचो में कल फाइनल में भारत को चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक फर्जी खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विशाल। घुसपैठी और जनसांख्यिकी बदलने की साजिशें देश के लिए खतरा, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान अमर उजाला के मुख्य पृष्ठ पर है। असम दौरे पर प्रधानमंत्री ने कहा, घुसपैठी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और असम को केवल हिंसा, विवाद और अलगाव की राजनीति दी। सभी राज्यों के लिए रेरा नियम एक समान हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। कानून की अस्पष्टता और खामियों को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने दिया सुझाव। हर भ्रष्ट नेता को कटघरे में लाया जाएगा। नेपाल में जन जी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुधन गुरंग का यह बयान हिंदुस्तान में है। वहीं नवभारत टाइम्स की खबर है, नेपाल में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा। जीएसटी सुधारों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान दैनिक ट्रिब्यून में है। रोजमर्रा के हर जरूरी उत्पाद पर मिलेगा लाभ। धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरीद में तेजी लाने और घरेलू उद्योग को समर्थन देने के लिए रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दी। और एशिया कप T20 क्रिकेट में दुबई में भारत ने कल रात पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को किया समर्पित। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।